गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इधर उधर घूमने जाते हैं, तो आज हम गोवा जैसे मैंने देखा इस पार्ट्स में हम देखेंगे कि गोवा शहर कैसा है, जो हमारे विनय शर्मा जी का है। गोवा के बारे में बताओ तो गोवा यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से चौथे क्रमांक पर है। और जो गोवा है उन्होंने पोर्तुगालों ने यहाँ पे 450 साल यहाँ पे राज्य किया और 19 दिसंबर 1961 में यह राज्य उन्होंने भारतीय प्रशासन को सौंप दिया। तो ऐसा हमारा गोवा, यह विनय शर्मा जी का पाठ इन्होंने गोवा के बारे में हमको इस पाठ में बताया है। तो आज हम देखेंगे गोवा जैसे मैंने देखा। तो सबसे पहले मैं पाठ परिचय बताऊंगी कि विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। उनका परिचय विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस पर आधारित है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं में नियमित छपती रहती है, मतलब उनकी जो पत्र पत्रिकाएं वो हमेशा छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधि है, मतलब जो यात्रा है वो जो पर्यटन है वो उनकी पसंदीदा चहीती विधि है। साथ ही आपका व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। व्यंग मतलब टीकात्मक, जिसको हम बुराई बोलते हैं, वो निबंध भी, व्यंग्यात्मक निबंध भी उन्होंने और ललित निबंध भी उन्होंने लिखे। और जो उनकी कृतियाँ हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा वो हम देखेंगे। आनंद का उद्यम अमरकंटक उनका ललित निबंध है। फिर चित्र की परीक्षा वो व्यंग है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच कोई टूर में कुछ दिन, यह उनका यात्रा वृत्तांत है आदि। इतना उन्होंने लेखन किया है। अब हम पद्य संबंधी बताएंगे। तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल, उनके त्यौहार आदि का बड़ा मनोरंजन वर्णन यहाँ पे किया है। मतलब गोवा कैसा है उन्होंने वहाँ पे जाके हमको यह बताया है। अद्भुत ऐसा वर्णन उन्होंने किया, बताया हमको। तो आज हम देखेंगे गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठा है। तरंगित हो उठना मतलब उमंग से भरना। मैंने शब्दार्थ लिखा है, तरंगित होना मतलब उमंग से भरना। तो हमारा मन उमंग से भर उठता है। क्यों हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा मतलब जलवायु, यहाँ की प्रकृति और वहाँ की जलवायु मतलब हवा या फिर जल, और जीवन शैली मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है उसका आकर्षण ही ऐसा है कि लोग खुद ब खुद यहाँ पे खींचे चले आते हैं। मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो ऐसी है कि लोग खुद ब खुद वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटन के दिल की धड़कन है। मतलब यह छोटा सा राज्य है, फिर भी यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा राज्य है, इसीलिए लोगों के दिल की धड़कन बन चुका है। यही कारण है कि मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। और देखो अभी वो बता रहे हैं मतलब गोवा में जाकर उन्होंने क्या क्या किया। और खंडवा से उनके साड़ू साहब के परिवार भी उनके साथ थे, और ये सब वहाँ पे गोवा जाने निकले। अभी 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मंडगांव रुकी, मंडगांव यह गांव का नाम है, तो उसका उजास हो चुका था। उजास मतलब सुबह हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींच लिया, और जो टैक्सी वहाँ पे आकर खड़ी हो गई और उनका ध्यान उसके ऊपर चला गया। तो टैक्सी में बैठकर फटाफट उस पर बैठ गए और वह चले गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। पतली सी सड़क मतलब छोटी सी सड़क, उस पर दौड़ गए। शीतल हवा के झोंकों ने मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। शीतल के जो झोंकों है मतलब ठंडी हवा का झोंका है, उससे उनका मन प्रसन्न हो गया। और मतलब यात्रा की जो थकान थी, मतलब जो वो बैठकर इतने दूर से वहाँ पे गए थे, उसकी सारी थकान, जो थकावट है, वो सारी उनकी दूर हो गई वहाँ पहुँचते ही। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अपना ही आनंद है। पर्यटन मतलब सहल यात्रा का अपना ही एक अलग ऐसा आनंद होता है। जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो निजात पाने का सबसे अच्छा पर्यटन है। जब हम मतलब सारी जो हमारी समस्या है, जीवन की सारी समस्या से हम लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, तो निजात पाने के लिए मतलब मुक्ति पाने के लिए वहाँ से दूर रहने का एक पर्यटन एक अच्छा आनंद है, वहाँ से दूर रहने का।
बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है। मतलब वहाँ के बदला हुआ वातावरण, अगर हम पर्यटन कहीं पे भी जाए, गोवा हो या फिर किसी हिल स्टेशन हो, तो हमारा मन ऐसे तरोताज़ा हो जाता है। तरोताज़ा मतलब फ्रेश हो जाता है एकदम। तो तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, और शरीर को हमारे कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। अभी कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मंडगांव से 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कस्बा बोनेलियम रिसोर्ट में जाकर रुक गई। और जो उनकी टैक्सी है वो कस्बा बेनालियम बीच, वहाँ पे जाकर रुक गई। बेनालियम यह पहला बीच उन्होंने बताया है इस पार्ट में। यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। अगर हमको कहाँ पे जाना होता है, होटल या फिर कहाँ पर्यटन या फिर ट्रिप पर, तो हमको पहले से होटल बुक करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने भी पहले से ही जो रिसोर्ट था तो उन्होंने पहले से ही बुक कर लिया था वह रहने के लिए। इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे अपने अपने इंस्टीट्यूट में चले गए। औपचारिकता मतलब उस पर उपचार, मतलब खाना पूर्ति करना मतलब औपचारिकता पूरी करना। जैसे उनके वहाँ पे रहने वाले थे रिसोर्ट में, तो उनके जो नाम वगैरह हो या फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन हो उनको देने के लिए वो वहाँ पे चले गए। और इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, तो मैं अपने गोवा के कुछ खास बातें बता दूँ। और उनके कमरे से पहले ही, मतलब घूमने के पहले ही उन्होंने गोवा के बारे में कुछ बता रहे हैं कि दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है दक्षिण गोवा जिला और तथा उत्तर गोवा जिला। मतलब दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा जिला, ये 2 भागों में बटा हुआ राज्य है। इसकी राजधानी पणजी मतलब मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी गोवा की राजधानी है पणजी, और यह मांडवी नदी के किनारे वहाँ पे स्थित है, स्थापित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी भरा रहता है। और यह नदी बहुत बड़ी है और यहाँ पे वर्ष भर पानी भरा रहता है। फिर भी समुद्र इलाका होने के कारण यहाँ मौसम प्राय उमस तथा हवा में नमी रहती है। उमस मतलब गर्मी। यहाँ पे सुबह गर्मी और शाम में नमी भरी रहती है। यहाँ का वातावरण अलग अलग है। शरीर चिपचिपा रहता है। शरीर मतलब उमस भरा यहाँ पे वातावरण, इसलिए शरीर पूरा चिपचिपा रहता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि मुंबई में हरियाली कम है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितमा से भरपूर और धूप तीखी ही होती है। हरितमा मतलब हरियाली से, यहाँ का क्षेत्र जो है मतलब आजू बाजू का परिसर है वो हरितमा मतलब हरियाली से बहुत भरा हुआ है। और धूप यहाँ पे तीखी सी लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो वृक्ष है बहुत बड़े हैं। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीलों तटों तसे महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। मतलब उसके जो तटे हैं वो रेतीले हैं और महंगे होटलें वहाँ पे, और उनकी जो जीवन शैली है मतलब लाइफस्टाइल है, उसके वजह से गोवा जाना जाता है। परंतु इसके बावजूद यह अपनी सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए हैं। इसके बावजूद वो अब उनकी जो सांस्कृतिक है मतलब पारंपरिक जो बातें हैं वो संभाले रखे हुए हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने। यहाँ की शाम बहुत अच्छी होती है, तो आज हम अब शाम का आनंद लेने चले, ऐसे बोल रहे। इसके लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम, और बहुत ही सुंदर, ऐसे उन्होंने बताया बेनालियम बीच। अभी हम देखेंगे बेनालियम के बारे में। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम के बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन रिसोर्ट से बीच कुछ ही दूर कोई एक किमी थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि समुद्र इलाका होने की वजह से उनको ऐसा लगता था कि हमें यहीं पे जाना है, परंतु वो वहाँ पे जाकर पहुँचते तो वो दूर तक वो लगता। तो अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ ही जा रहा था। और अरब सागर मतलब वहाँ पे जो अरबी सागर है वो देखने का उत्साह, आनंद उनका बढ़ ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी। और अगर हम समुद्र के इलाके में हो तो लहरों की आवाज़ ज़ोर से आती है, तो उनको मतलब दूर से ही आती है और उनको सुनाई दी, जो रणभेदी की तरह, मतलब जो जैसे लड़ रहे हो, ऐसी भिड़ रहे हो किसी को, ऐसी आवाज़ वो लहरों की आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े और सब सड़कें पीछे छूट रही थी, इसीलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। और सड़कें पीछे छूट रही थी और सड़क मतलब रेत में
दौड़ना उनका मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रेत में पाँव डालो तो पाँव फंस जाते हैं। इसीलिए फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत लगा कर हम ताकत से उठा कर भाग रहे थे। धंसे हुए मतलब फंसे हुए, रेत में फंसे हुए पैरों को हम क्या कर रहे थे, पूरी ताकत से उठा कर दौड़ रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखने ही उससे जाकर लिपट गए, और खूबसूरत समुंदर देखकर हम उस पर जाकर लिपट गए आनंद से। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। समुंदर किनारे में रेत रहती है, तो उस पर वो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ वो मतलब रेत का घर बनाने में जुट गए थे, मग्न हो गए थे। लहरें को उनका घर गिरा देती थी, तो दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने के लिए जुट जाते। तो वो लहरें वहाँ पे आती और उनका घर गिरा देती, और फिर बच्चे दूसरा घर बनाते, और दूसरी लहर आकर वो उनका घर मिटा देती थी। फिर भी यही क्रम चलता रहा, परंतु बच्चे हार नहीं मानते थे। घर बनाते थे, लहर आकर उनका घर गिरा देती थी, और यही क्रम चालू रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई असंभव नहीं है। देखो, आशावाद मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। अगर जीवन में कोई आशावाद हो मतलब तो कोई भी काम असंभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। शाम गहराने मतलब शाम को हम किनारे पर बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। नियति मतलब भाग्य है। मतलब उनकी हर लहर कह रही हो कि मिटने के बाद ही क्या है, नया बनाना, यह हमारा भाग्य है और जीवन का सत्य भी है। और यही जीवन का सत्य है, क्योंकि मिटने के बाद ही बनना यह अच्छा होता है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। अभी उन्होंने वहाँ का बेनालियम बीच में जो दृश्य नया देखने को मिला, वो उसके बारे में बताया है कि लहरों की आवाज़ बीच में पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। मतलब जो पक्षी थे वो वहाँ पे आते थे और उनका आवाज़ टीटी टीटी कर वो चिल्लाते थे। और दरअसल ये पक्षी की लहरों के साथ बहकर आई मछलियों को शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते थे मतलब इधर उधर घूमते थे, क्योंकि समुद्र की लहरें आई तो उस पर जो छोटी छोटी मछलियाँ आई वो आती थी, तो पक्षी उनको खाते थे, इसीलिए वो वहाँ पे आते थे लहर आने के बाद। लेकिन जब तेज़ हवा के कारण वह एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते। और तेज़ हवा आती तो उनको उड़ने नहीं आता, तो वो सुस्ताने के लिए मतलब आराम करने के लिए किनारे पे ही बैठ जाते थे पक्षी। यहाँ बैठे कुत्तों को इस बात का इंतज़ार रहता, मतलब पक्षी आएंगे तो उनको वो राह देखते रहते थे कुत्ते कि कब आएंगे, और मौका मिलते ही इन पर झपट पड़ते हैं, और मौका मिलते ही वो क्या करते उन पर झपट जाते थे। बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती थी, क्योंकि पक्षियों को पता था कि हम बैठेंगे और कुत्ते यहाँ पे आएंगे, इसीलिए उनको पता था कि यह क्रम चालू रहता था। तो पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह क्रम ऐसे ही चालू रहा। यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता। सैलानियाँ मतलब पर्यटन, जो हम पर्यटन वहाँ पे जाते तो यह दृश्य पर्यटन का बहुत अच्छे से मनोरंजन करता। इधर जैसे सूर्य देवता ने विदा ली तो चंद्रमा की चांदनी में नहाकर सूर्य समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। और चंद्रमा जो सनसेट बोलते हैं हम, तो उन्होंने विदा ली तो फिर थोड़ी देर बाद चंद्रमा आता है, मतलब सूर्य देवता ने विदा ली तो चंद्रमा आता है, और समुद्र में वो इस तरह दिखता है जैसे वहाँ पे वो नहा रहा हो, इस तरह इसका दृश्य अजब ऐसा दिखता है, वैसे बोलते हैं। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। बस से गोवा घूमने की उन्होंने योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक यहाँ आदि किराए पर मिल जाती है। बाइक मतलब टू व्हीलर्स यहाँ पे किराए पर मिल जाती है, और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। और वहाँ पे घूमने का मज़ा आता है बाइक पर। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से ही जाना मुसाविर समझा मतलब मुमकिन शब्द, क्योंकि बच्चे थे उनके साथ, इसीलिए उन्होंने बस से जाना बेहतर समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटन को सुस्वादु भोजन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। मतलब शाकाहारी जो पर्यटन वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सी फूड ज़्यादा मिलते हैं, जैसे फ़िश हो या फिर क्रैम्स हो, तो वो फूड ज़्यादा मिलते हैं, जो समुद्री जीव बोलते हैं हम उसे, तो वो फूड खाने पड़ते हैं। तो शाकाहारी लोगों को ये पसंद नहीं आता है, इसीलिए उनको जो भोजन है उसे दो चार होना पड़ता है।
मतलब जूझना पड़ता है। ये एक मुहावरा है, दो चार होना, मैंने फलक पे लिखा है कि दो चार होना मतलब जूझना, तो उनको वो उसके लिए वो दो चार होना पड़ता है, जूझना पड़ता है भोजन के लिए। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब ढीली हो गई। और काफ़ी घूमने के बाद अगर उनको शाकाहारी भोजन मिल भी गया तो समझो कि जेब ढीली हो गई, मतलब बहुत खर्च हो गया, जिसे हम बोलते हैं मुहावरा है ये भी, जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना या फिर बहुत खर्च होना। इसीलिए हम अपने रिसोर्ट इंस्टीट्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। इसीलिए हम हमारा जो रिसोर्ट है वहाँ पे ही हम भोजन करते थे, वहीं पे हम भोजन बनाते थे हमारे कमरे में, इंस्टीट्यूट बोलते हैं जिसे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। अभी बेनालियम के बाद में उन्होंने दूसरा बीच बोला है कि अंजुना बीच, वहाँ पे वो पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े ऐसे करीब 40 बीच हैं और उनकी प्रमुख 7 या 8 बीच हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला और बहुत खूबसूरत है। अंजुना बीच उसके बारे में उन्होंने बताया कि यह नीले पानी वाला बीच है और बहुत खूबसूरत ऐसा बीच है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ये। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, जहाँ पे जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों को पछाड़ खाता है। पछाड़ खाना मतलब झपटना। नीला पानी का मतलब वहाँ पे काले पत्थर है तो नीला पानी उनके बीच आता है, मतलब झपटता है, मतलब पछाड़ता है उनको। और पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं और बार बार झपटने की वजह से उनके जो काले पत्थर है वो कमज़ोर भी हो चुके हैं अब। साथ ही समुद्र में काफ़ी पीछे हट जाने से पत्थरों के बीच में पानी भर गया है और साथ ही समुद्र पीछे हटने की वजह से पत्थरों में भी पानी भर चुका है। इससे वहाँ के काई ने अपना घर बनाया है। काई यहाँ के पक्षी का नाम है। उन्होंने एक कीड़ा मतलब एक घर बनाया है, ऐसे बोल रहे हैं, पत्थरों में। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। मतलब वहाँ पे फिसलने का मतलब पानी बहुत होने के कारण वहाँ पे फिसलने का डर बहुत लगा रहता है लेकिन संघर्ष ही जीवन है, ऐसे वो बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है और यहाँ के युवाओं का दल अपनी मस्ती में डूबा रहता है। युवा मतलब क्या, जो तरुण पीढ़ी है उनका जो दल है मतलब संघ है वो वहाँ पे मस्ती में दंग रहता है। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने का दिशा निर्देशन देने में ही लगा रहता है। मतलब जो परिवार के बड़े होते हैं वो उनके बच्चों को या फिर युवा जो उनके जो बड़े बच्चे हैं उनको वो हमेशा निर्देशन देने का काम करता है, मतलब सूचना, दिशा निर्देशन करना, सूचना देने का काम बड़े लोग बच्चों को करते हैं। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए ही बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच अपना अपना अलग सौंदर्य है। मतलब बेनालियम बीच का अलग सौंदर्य है और अंजुना बीच इसका भी एक अपना अपना अलग ऐसा सौंदर्य है। देखो बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच जो जिसके बारे में हमने पहले बात की तो वो कैसा रेतीला है और तथा उतला हुआ है। और यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है, मतलब वहाँ पे मछली ज़्यादा है इसलिए मछुआरे की वो पहली पसंद है। और यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत मछलियाँ पकड़ी जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानिक बाज़ारों में ही बेची जाती है। लेकिन मतलब इतनी सारी मछलियाँ पकड़ने के बावजूद वहाँ पे जो स्थानिक बाज़ार है वहाँ पे ही यह मछलियाँ बिकी जाती है। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, इसका निर्यात बिल्कुल नहीं होता है, मतलब इधर उधर देना बिल्कुल नहीं होता। और नहीं इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। मतलब इसके बारे में जो नीला पानी वाला बीच है अंजुना बीच, यह गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है, मतलब जो टीवी सीरियल में या फिर टीवी में काम करने वाले जो एक्टर्स डायरेक्टर हैं उनकी वो पहली पसंद है बॉलीवुड की। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और दोनों के बीच दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। दोनों अंजुना बीच और बेनालियम बीच यह दोनों बॉलीवुड की तथा मतलब व्यवसाय का अच्छा केंद्र है, पर यह बीच अपनी अपनी एक सौंदर्यता बिखरे हुए हैं। तो आज इस प्रकार हमने गोवा जैसे मैंने देखा यह पार्ट देखा। थैंक यू।